नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो कि निरंतर हम अगर बात की जाए तो इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने जाना किस तरीके से 1848 ईस्वी में, कब 1848 ईस्वी में जो क्या होता है, फ्रांस में पुनः क्रांति होती है और उसी क्रांति का संपूर्ण यूरोप पर प्रभाव होता है और उसी क्रांति से प्रेरित होकर अगर बात की जाए यूरोप के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में क्या हो जाती है, पुनः क्रांति हो जाती है। उसी के तहत अगर बात की जाए तो इटली में ही क्या होती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इटली में हमने देखा कि 1848 ईस्वी में इटली के कई राज्यों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिए जाते हैं और इन्हीं विद्रोह में जो मुख्य भूमिका निभाई जाती है पिडमॉन्ट और सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा। संपूर्ण इटली के वासियों द्वारा, इटली की जनता के द्वारा इसी के नेतृत्व में जो इटली के एकीकरण की आकांक्षाएं की जाने लगती है और चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा जो जनता के दबाव के कारण और जनता की भावनाओं को देखते हुए चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। जैसा कि हमने देखा मेटरनिक वियना में भी विद्रोह हो जाता है और मेटरनिक को भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है और मेटरनिक जो कहाँ भाग जाता है, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री जो अगर बात की जाए इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा था वह भागकर कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड, और इससे प्रेरित होकर इटली के कई राज्यों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाता है। अगर बात की जाए पुनः ऑस्ट्रिया के द्वारा हमने देखा कि किस तरीके से क्या कर दिया जाता है, इटली के राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। ये बहुत अच्छा खासा प्रयास किया जाता है उस वक्त अगर बात की जाए तो। उसी दौरान जैसा कि हमने देखा कि मेजिनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना कर दी गई थी 1831 ईस्वी में और उसके यंग इटली के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है और कई क्षेत्रों में जो बात की जाए गणतांत्रिक व्यवस्था उनके द्वारा स्थापित कर दी जाती है। लेकिन पुनः अगर बात की जाए इटली पर जो ऑस्ट्रिया की आधिपत्य हो जाता है और जिस तरीके से हमने देखा कि चार्ल्स एल्बर्ट को मजबूरन संधि करनी पड़ती है, ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली जाती है, पोप के राज्य वगैरह है जो पीछे हट जाते हैं। उसी दौर में हम आगे की कड़ी में अगर देखेंगे, आज अगर बात की जाए तो पुनः जो विद्रोह के बारे में हम देखेंगे 1849 ईस्वी में इटली में क्या होते, पुनः विद्रोह होते हैं और पुनः जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दी जाती है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ पुनः दोबारा पैदा होती है। देखेंगे हम किस तरीके से चार्ल्स एल्बर्ट को जो फिर सिंहासन त्यागना पड़ेगा, उसके पश्चात विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो इसका पुत्र है वह सिंहासन पर बैठेगा और उसके सिंहासन पर बैठने के पश्चात जो इटली के एकीकरण का आगे का दौर है उसका भी अध्ययन करेंगे। अगर बात की जाए तो पहले हम देखते हैं चार्ल्स एल्बर्ट है जो कहाँ, जो पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट, जो पिछली क्लास में भी हमने जिक्र किया था चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में। तो ये जो इसके नेतृत्व में पहला जो आंदोलन विद्रोह हुए थे 1848 ईस्वी में, ये चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में हुए थे। इसमें इसको असफलता मिलती है। किसको? चार्ल्स एल्बर्ट को। अब इस असफलता के कारण जो उग्र गणतंत्रवादी थे, जैसा कि आप देख लो कि यंग इटली जो है, जो इनका संगठन है, संस्था है उनको अवसर मिल जाता है और नेतृत्व उनके हाथ में आ जाता है। जो उग्र गणतंत्रवादी है, उग्र गणतंत्रवादियों में तुम देख लो कि मेजिनी जो प्रमुख है, मेजिनी और उसके जो समर्थकों और उसकी जो विचारधारा से प्रभावित यंग इटली से जुड़े हुए लोगों के हाथों में क्या हो जाता है, जो क्रांति का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व आ जाता है। इसी दौरान जो बात की जाए मेजिनी के द्वारा खुद कहा जाता है, मेजिनी के द्वारा जो खुद कहा जाता है, अपने हाथों में जो आंदोलन का नेतृत्व लेते हुए राजाओं का युद्ध समाप्त हुआ, अब जनता का संघर्ष आरंभ होना चाहिए। यानी कि राजाओं के द्वारा जो किए गए प्रयास है उनके प्रति जो वो उनका विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जब इसको चार्ल्स एल्बर्ट को जो असफलता मिलती है तो उसी दौरान जो यही बातें कही जाती है और उग्र गणतंत्रवादियों के द्वारा जो आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया जाता है। अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य ये करेंगे, हालांकि अब आगे देखेंगे चार्ल्स एल्बर्ट भी इनका सहयोग करेगा। उसी दौरान बात की जाए ये मेजिनी के नेतृत्व में जो पोप का, जो रोम पोप की राजधानी है, अगर बात की जाए पोप का राज्य है, उसमें क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है और पोप मजबूरन क्या करता है, जो अपने राज्य को छोड़कर भाग जाता है। और अगर बात की जाए
फरवरी 1849 ईस्वी में मेजिनी के नेतृत्व में पोप के राज्य में जो गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। पोप को वहाँ उसके राज्य से भगा दिया जाता है और गणतंत्र की स्थापना कर दी है। इसी तरीके से जो इटली के अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में भी अगर बात की जाए, जो छोटे छोटे राज्य हैं जो विभाजित है, उनमें भी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है और वहाँ की जनताओं के द्वारा विद्रोह करके वहाँ के शासकों को क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है और गणतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना कर दी जाती है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो फ्लोरेंस किसे कहते हैं, इटली का एक शहर है, वर्तमान में भी है, इसे फूलों का शहर है इसीलिए तो फ्लोरेंस कहा जाता है। फ्लोरेंस और टस्कनी जो राज्य में क्या होता है, गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। यहाँ पे जनता के द्वारा और जो देशभक्तों के द्वारा बात की जाए तो विद्रोह करके वहाँ के शासक को भगाकर गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है चार्ल्स एल्बर्ट द्वारा। अब ये जो स्थापना इनके द्वारा की गई है और पुनः दबाव बनाया जाता है और पुनः नेतृत्व किसे दिया जाता है, पिडमांट और सार्डिनिया का शासक कौन है, चार्ल्स एल्बर्ट को ही नेतृत्व दे दिया जाता है आंदोलन का और जनता के द्वारा दबाव बनाया जाता है देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों के द्वारा। और इस दबाव के कारण ही जो बात की जाए, चार्ल्स एल्बर्ट को दोबारा से क्या करना पड़ता है, जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ती है। पीछे जो भी समझौते हुए थे इनके बीच में अगर संधि की बात की जाए, ऑस्ट्रिया और इस जो चार्ल्स एल्बर्ट के बीच में जो पिडमांट सार्डिनिया का शासक है, जो पश्चिमोत्तर इटली के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्य है, तो संपूर्ण इटली के एकीकरण में हम देखेंगे कि इन राज्य के जो नेतृत्व में ही इटली का क्या होता है, एकीकरण होता है। तो बात की जाए अब जो चार्ल्स एल्बर्ट है, इसके ऊपर जो इनके बीच में जो संधि हुई थी चार्ल्स एल्बर्ट है और जो ऑस्ट्रिया के बीच में, उस संधि को जो चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और जन भावनाओं को देखते हुए, जन दबाव को देखते हुए उसके द्वारा जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पुनः युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। कुछ समय के लिए ऑस्ट्रिया के साथ इसके द्वारा संघर्ष किया जाता है, राष्ट्रभक्तों, देशभक्तों के द्वारा भी भरपूर सहयोग दिया जाता है, युवा उग्र गणतंत्रवादी जो नेता है उनके द्वारा भी भरपूर सहयोग किया जाता है, लेकिन अंततः हम देखेंगे कि ये ऑस्ट्रिया के सामने टिक नहीं पाते। और एक बात की जाए, नेवार नामक स्थान पे जो युद्ध होता है इनके बीच में, ऑस्ट्रिया और जो इटली के तरफ से जो बात की जाए चार्ल्स एल्बर्ट के मध्य, इसमें क्या होता है, चार्ल्स एल्बर्ट जो बुरी तरह से क्या होता है, पराजित हो जाता है। पराजित होने के पश्चात उसके द्वारा क्या किया जाता है, मजबूरन उसके द्वारा जो सिंहासन को त्यागना पड़ता है। अब ये सिंहासन को अपने पुत्र, जो इसका चार्ल्स एल्बर्ट का पुत्र है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इसके पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया जाता है। किसके द्वारा, जो चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा। अब आगे उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बन जाता है। और बात की जाए तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा जो ऑस्ट्रिया के साथ क्या कर ली जाती है, संधि कर ली जाती है और ये संधि भी क्या कर ली जाती है, मजबूरी में, मजबूरन इसको ये संधि करनी पड़ती है। अब बात की जाए तो इसने सिंहासन त्याग दिया, इसके द्वारा संधि कर ली गई है और इटली पर पुनः प्रतिक्रियावादी यानी कि जो क्रांति के गणतंत्रवादी विचारों के विरोधी जो लोग हैं उनका क्या हो जाता है, जो अधिकार हो जाता है, यानी ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है। और प्रतिक्रियावादी जिसे किसे कहा जाता है, जो हमने पहले भी जिक्र किया था, प्रतिक्रियावादी की अगर बात की जाए, जो क्रांति और गणतांत्रिक विचारधारा या उदार संविधान के विरोधी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। मेटरनिक तो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो अब बात की जाए तो पुनः जो इटली के राज्य में क्या हो जाती है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। और उसी क्रम में अगर बात की जाए नेपल्स और सिसिली, ये भी जो शहर है, अगर बात की जाए राज्य हैं किसके, इटली के, इन पे जो फर्डिनेट यहाँ का पहले शासक था उसे भगा दिया गया था। इस पर जो पुनः फर्डिनेट का क्या हो जाता, शासन स्थापित हो जाता नेपल्स और सिसिली पे। और टस्कनी पे बात की जाए तो टस्कनी पे लियोपोल्ड का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इसका पहले अधिकार था और यही वहाँ का शासक पुनः बन जाता है। अब जो पोप का राज्य है, पोप का राज्य जो रोम उसकी राजधानी पोप के राज्य की, उसे पोप को भगा दिया गया था। तो उसी दौरान अगर बात की जाए तो यहाँ जो लुई नेपोलियन है, इसके द्वारा जो पोप के राज्य पे आक्रमण करके पुनः जो पोप के राज्य पे अधिकार करते हुए जो पोप को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। जो पोप है उसको पुनः सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। और अब बात करें तो अब बच्चे जो मेजिनी जो क्रांतिकारी हैं, मेजिनी को भागना पड़ता है इटली छोड़कर और मेजिनी भाग जाता है। मेजिनी कहाँ पहुँच जाता है, स्विट्जरलैंड पहुँच जाता है भागकर। और उसी दौरान एक अन्य देशभक्त और क्रांतिकारी गैरिबाल्डी, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसको भी भागना पड़ता है। और ये भागकर कहाँ चला जाता है, पिडमांट चला जाता है। पिडमांट सार्डिनिया जो चार्ल्स एल्बर्ट का राज्य है वहाँ चला जाता है। आगे हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण का नेतृत्व इसी राज्य के द्वारा किया जाएगा और यही जो क्रांतिकारी गतिविधियों
गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। तो जितने भी निर्वासित लोग होंगे जो इस दौरान भागे हैं इटली से, उनके द्वारा जो शरण कहाँ ली जाएगी, पिडमांट और सार्डिनिया में ही शरण ली जाएगी। भाग भाग के ये यहीं आएंगे। तो इसी दौरान अब जो ये भागकर गेरिबाल्डी यहाँ चला गया, चार्ल्स एल्बर्ट ने अपनी जनता को ऑस्ट्रिया का विरोध करते हुए उदार संविधान प्रदान कर उनका विश्वास में मन जीता। चार्ल्स एल्बर्ट ने फिर भी ऑस्ट्रिया की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके द्वारा फिर भी ऑस्ट्रिया का विरोध करते हुए अपनी जनता को उदार संविधान उसके द्वारा सौंपा गया, क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट वाकई में एक दयालु प्रवृत्ति का शासक था और उसके द्वारा जो इटली के एकीकरण के लिए भरपूर प्रयास किए जाते अपनी जनता के प्रति, वह काफ़ी स्नेह रखता था और जनता में वह काफ़ी प्रतिष्ठित शासक था। तो उसी दौरान उसके द्वारा उदार संविधान प्रस्तुत किया गया और अब उसका पुत्र बैठ गया है विक्टर इमैनुअल द्वितीय सिंहासन पर। इसके द्वारा भी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया गया और इसे तो आगे जाकर तुम देखोगे महान शासक के रूप में भी, ईमानदार शासक के रूप में भी जाना जाएगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने भी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया और उसने भी कहा कि वह कभी भी इटली के झंडे का अपमान नहीं होने देंगे और जनता का विश्वास उन्होंने जीता और इसी विश्वास के आधार पर जनता ने पुनः नेतृत्व इन्हीं को दिया और जनता, इटली की जनता का ये मानना था कि जो पिडमांट सार्डिनिया का शासक है उसी के नेतृत्व में क्या हो सकता है, इटली का एकीकरण हो सकता है। और ये जितनी भी गतिविधियां हैं जो बात की जाए एकीकरण से, इटली के एकीकरण से संबंधित गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो इनका राज्य जो सेवाई वंश का राज्य पिडमांट और सार्डिनिया बन जाता है और यहीं पे क्रांतिकारी क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं और आगे इटली की एकीकरण की जो बात की जाए गतिविधियों का संचालन यहीं से किया जाता है। तो विद्यार्थियों बात की जाए, आज हमने जो दोबारा से पुनः से जो बात की जाए चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा किए गए विद्रोह, यानी कि इटली में जो पुनः 1848 ईस्वी के पश्चात अगले ही वर्ष 1849 ईस्वी में जो विद्रोह होते हैं, जिसके तहत हम फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि फ्रांस में पुनः क्रांति का दौर शुरू हो जाता है। उसी दौरान जो सिसिली, नेपल्स है, टस्कनी है, फ्लोरेंस है, ये जो इटली के कई राज्यों में क्या विद्रोह हो जाते हैं। पोप का राज्य है, इनमें विद्रोह होकर जो पुनः गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। लेकिन इस बार भी यही होता है कि ऑस्ट्रिया के द्वारा पुनः क्या कर लिया जाता है, जो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके जो पुनः जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, दोबारा से युद्ध की घोषणा की गई लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। मेजिनी और जो गेरिबाल्डी के द्वारा भी खूब संघर्ष किया गया, जो बात की जाए क्रांतिकारियों के द्वारा जो, तो उन्हें भी सफलता नहीं, उनको भी मजबूरन फिर क्या करना पड़ता है, इटली को छोड़कर भागना पड़ता है। अब चार्ल्स एल्बर्ट की जो असफलता के पश्चात उसे जो सिंहासन को त्यागना पड़ता है और पिडमांट सार्डिनिया का नया शासक जो चार्ल्स एल्बर्ट का पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय बन जाता है और उसके द्वारा भी जैसे जन भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और वह भी अपनी जनता में काफ़ी लोकप्रिय शासक होता है। जैसा कि हमने देखा कि आगे हम पढ़ेंगे कि उसे जो एक ईमानदार शासक का दर्जा जो जनता के द्वारा दिया जाता है। और पुनः जैसा कि इटली के राज्यों पर जो बात की जाए, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हो जाता है और उनके द्वारा जो अधिकार कर लिया जाता है और जो इटली के राज्यों पे जो अपने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना उनके द्वारा करवा दी जाती है। और एक बार के लिए जो इनका संघर्ष, इटली का संघर्ष एकीकरण से संबंधित संघर्ष असफल हो जाता है। पुनः इसी कड़ी में जो दोबारा उनके द्वारा जो इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष को जारी रखा जाता है। तो बोलिए यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और जो अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप में प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हो। जैसा कि आज जिक्र किया गया विद्यार्थी के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा कि जो बाई मैप पढ़ाई, तो मैंने आपको जो मैप भेज दिया है और आप उसको समझने का प्रयास करना, जो मैंने इटली का मैप भेजा है। और फिर भी आपको किसी तरह की समस्या हो तो आप पूछ लेना मुझे, कोई भी मैप आपको ढंग से समझ में नहीं आ पा रहा हो। उसके अलावा भी मेरे पास जो मैप है, जो खुद हाथ से बनाया हुआ मैप है, वो भी मैं आज आपको भेज दूंगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।